नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं प्रतिवाद। मैं शुरू में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है मेरी कि मैंने हिंदी का चैनल प्रतिपक्ष से अलग बनाया है जिसका नाम प्रतिवाद है। और मेरे हिंदी वीडियो सिर्फ इस चैनल पर मैं डालता हूँ, ना कि प्रतिपक्ष पर डालता हूँ। तो आपको अगर सिर्फ हिंदी वीडियो सुनने हैं तो आपको प्रतिवाद को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दोस्तों, एक बात राष्ट्रीय राजनीति के बारे में आज मैं बोलना चाहता हूं कि क्या आगे चलकर राजनीति कौन से मोड़ पर पहुंचेगी। कौन से मोड़ पर इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जिस ढंग से तीसरे चुनाव में बीजेपी का बहुमत घट गया, यानी बहुमत बचा ही नहीं। आज बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। पहली दो सरकारें भी मोदी ने ऐसी बनाई थी कि उसको एनडीए की सरकार मानी जाती थी, लेकिन एनडीए में जो मित्र दल है उनके भरोसे मोदी सरकार नहीं चलाते थे। 2014 और 2019 के बाद जो मोदी सरकार बनी थी वो एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी की सरकार थी। वो स्थिति 2024 के बाद नहीं है। कम से कम 30-35 सीटें बीजेपी को कम हुई है मेजॉरिटी से, और इस कारण अपने मित्र दलों के आधार पर ही और सपोर्ट से ही मोदी को और बीजेपी को यह सरकार चलाना जरूरी है। अगर इसमें से जो दो तीन चार छोटे मोटे मित्र दल है उन्होंने अलग होने की कोशिश की तो सरकार की मेजॉरिटी चली जाएगी, बहुमत चला जाएगा और सरकार बर्खास्त करने की नौबत आ सकती है। और इसलिए हमने देखा कि आज भी मोदी के जो अपोनेंट्स है, जो मीडिया मोदी के खिलाफ लगातार प्रचार अपप्रचार करता रहा, वो भी आज मोदी को दुबली सरकार नहीं बोल रहा। जिस ढंग से सरकार बनी, शपथ विधि हुआ, संसद में कामकाज चला, उसके बाद भी पक्के अपोनेंट है वो भी नहीं मानते कि मोदी बहुत दुबले हो गए, कमजोर हो गए, ऐसा नहीं बोलते। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, मोदी जी को 5 छोटे मोटे फैसले ऐसे कि या तो बैकफुट पर जाना पड़ा है या तो होल्ड पर रखना पड़ा है। हमने अभी अभी जो वक्त कानून के संशोधन का मामला हमने देखा, वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया, लेकिन उसमें भी मित्र दल भी गड़बड़ कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये मित्र दल है ये मोदी का साथ छोड़कर चले जाएंगे वक्त के लिए? अब वक्त कानून का मतलब क्या था? वक्त कानून ये सिर्फ मुस्लिम समाज को नियंत्रित करने वाला या सत्ता अधिकार देने वाला एक कानून है, जिसमें मुस्लिम समाज के मौलवी या नेता, उनको इतने अधिकार मिल गए कि उसमें कोई न्यायालय कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसमें बहुत बहुत सारे प्रावधान है उस कानून में। तो अगर ये कानून बदलकर मुस्लिमों को वीक करने की कोशिश हो रही है तो जो पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर होती है वो तो उसके खिलाफ जाएगी। यानी कि कांग्रेस हो, शरद पवार की पार्टी हो, या ओवैसी की पार्टी हो, या अखिलेश की समाजवादी पार्टी हो, वो तो वक्फ बोर्ड के संशोधन के खिलाफ खड़े रहेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये तो होना ही है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि एनडीए में बीजेपी के मित्र दल बनकर जो साथ खड़े हुए नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू या चिराग पासवान, ऐसी जो बहुत सारी छोटे मोटे दल है, वो हिंदुत्ववादी नहीं है। और इन्होंने आज नहीं कल कभी ना कभी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। इसलिए ये सब पार्टियां जो खुद को सेक्युलर या लिबरल पार्टियां मानती है या कहती है, ऐसी पार्टियां हमेशा मुस्लिम वोट बैंक की कठपुतली रही है। इसलिए ये कुछ भी करने को निकले तो मुस्लिम नेता, मुस्लिम मौलवी इनको धमकाते हैं।
कि अगला चुनाव तुमको देख लेंगे। और अगर 2024 में बीजेपी का बहुमत घटाने में अपोजिशन सक्सेसफुल हो गया, कांग्रेस या बाकी के अपोजिशन, तो उसके पीछे मुस्लिम वोट बैंक है, ये खुलेआम बोला जा रहा है। और इसीलिए ये जो एनडीए के साथ भी पार्टियां हैं, वो बेसिकली जो सेक्युलर लिबरल है वो डरे हुए हैं, वो डरे हुए। अब जो कांग्रेस के साथ है वो भी डरे हुए। अब क्यों डरे हैं ये समझना जरूरी है। मोदी को वीक करते करते मोदी के अपोजिशन में जो पार्टियां हैं, लिबरल पार्टियां हैं, उन्होंने खुद को भी कमजोर कर लिया है। 2014 के बाद 14 के जो नतीजे आ गए, उसके बाद मुस्लिम वोट बैंक का दबदबा खत्म हुआ था। 2014 के पहले और 2014 का चुनाव चल रहा था, उस वक्त भी बार बार ये बोला जा रहा था कि मुस्लिमों को अगर बीजेपी ने उम्मीदवारी तक नहीं दी है तो मुस्लिम बीजेपी को वोटिंग नहीं करेगा। और अगर मुस्लिम किसी पार्टी का बहिष्कार करती है तो उस पार्टी की ताकत कितनी भी हो, ऐसी पार्टी भारत में अपनी सरकार नहीं बना सकती। मुस्लिम वोट बैंक को अलग थलग रख के आप अपनी सरकार नहीं बना सकते। यही तो हमेशा का नैरेटिव रहा है, पिछले 70 साल का नैरेटिव रहा है। फिर भी उसके बावजूद मुस्लिम वोट बैंक की परवाह हमको नहीं है। ये बताते बताते बीजेपी ने 2014 और 2019 में अपना बहुमत पाया, सरकार बनाई और सरकार चलाई भी। तो इसलिए ये दो चुनाव ऐसे थे 2014 और 2019 के, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक मार्जिनलाइज हो गई। उसको डरने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इसका फायदा उठाकर अगर जो लिबरल या सेक्युलर पार्टियां थी, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टियां थी, लेफ्टिस्ट पार्टियां थी, उनको मुस्लिम वोट बैंक के चंगुल से बाहर निकलने का अच्छा अवसर मिला था। लेकिन ये इतने कमजोर हो गए, मेंटली इतने कमजोर हो गए कि उन्होंने सीधा साधा आसान सा एक निष्कर्ष निकाला कि मुस्लिम वोट बिखर रहा है, मुस्लिम वोट हमको छोड़कर गया, इसलिए हम हार गए। अरे मोदी को तो मुस्लिम वोट मिलता ही नहीं था बीजेपी को, फिर भी वो अगर हिंदू वोट पर अपनी मेजोरिटी ला सकते हैं तो बाकी की जो पार्टियां हैं सेक्युलर लिबरल, वो भी हिंदू वोट बैंक पर निर्भर हो सकती है। इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण की जरूरत नहीं है। लेकिन इसलिए इन्होंने आसान सा जो निष्कर्ष निकाला कि अगर मुस्लिम वोट बैंक एक ताकत से हमारे पीछे खड़ी हो जाए तो हम बीजेपी का बहुमत खत्म कर सकते हैं। और वही हुआ। ये निकले थे मोदी को हराने के लिए इंडी अलायंस उन्होंने बनाई, जो बीजेपी को हराने के लिए थी। लेकिन ये खुद चुनाव में ऐसे हार गए कि ये मुस्लिम वोट बैंक के लाचार गुलाम बन गए। देखो उद्धव ठाकरे के घर तक मुस्लिम मोर्चा लेकर आने लगे। आज तक ऐसी हिम्मत किसी की नहीं हुई थी कि मातोश्री पर मुस्लिमों का मोर्चा आ जाए और उद्धव ठाकरे को गद्दार बोला जाए, लेकिन बोला गया। तो इंडी अलायंस बनाई किन पार्टियों ने वो अलग रखो, लेकिन वो बनाने के बाद उसके सारे के सारे धागे और सूत्र मुस्लिम वोट बैंक के पास चले गए। आज हर लिबरल पार्टी के मुस्लिम नेता आवाज बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं कि अगर हमारे वोट चाहिए तो मुस्लिमों को उम्मीदवारी देनी पड़ेगी, मुस्लिमों को बड़ा चढ़ाकर उम्मीदवारी देनी पड़ेगी। ये चल रहा है। और जो अखिलेश हो या उद्धव हो या ममता हो, ऐसी जो पार्टियां हैं उनको अलग डर है कि अगर इस सब गड़बड़ में
मोदी को कमजोर करने की लड़ाई में अगर पूरा का पूरा मुस्लिम वोट कांग्रेस के खेमे में चला गया तो हमारा भविष्य क्या बचता है। तो अब ये बात है कि मोदी अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इंडी अलायंस में भी एक अलग राजनीति चल पड़ी है कि कांग्रेस को इंडी अलायंस या मोदी विरोध का पूरा नेतृत्व नहीं मिलना चाहिए, इसलिए कांग्रेस से मुस्लिम वोटर टूटे, ऐसी राजनीति उनके ही मित्र दल कर रहे हैं। और इसको बढ़ावा देने के लिए या उस आग में जले पर नमक छिड़कने के लिए या आग में तेल डालने के लिए उद्धव मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन का बिल लाया है, ऐसे मैं मानता हूं कि अगर वक्फ के समर्थन में ये सब पार्टियां खड़ी हो जाती है तो मुस्लिम हिंदुओं के मन में एक शक पैदा हो जाएगा कि हम इनको वोट देते हैं, लेकिन ये मुस्लिमों के समर्थन में खड़े होते होते हिंदुओं के खिलाफ हो जाते हैं, तो हमको इनको फिर से वोट देने से बचना चाहिए, ये हिंदुओं के दिमाग में आ जाता है। और अगर अगर वक्फ संशोधन के खिलाफ ये पार्टियां खड़ी नहीं होती तो गड़बड़ और एक हो जाती है। गड़बड़ एक कि मुस्लिम वोटर इनके बारे में मन में शक ला सकता है कि ये वोट तो मांगने आएंगे, लेकिन जब जरूरत होगी तो ये हिंदू बन जाएंगे, तो ऐसी पार्टी हमको चाहिए नहीं। ये मुस्लिम वोट बैंक में दिमाग में शक चढ़ जाता है। और इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी ने पहले ही कुछ महीनों में ये वक्त का संशोधन लाया है, वो पास होगा ना होगा, करेंगे ना करेंगे वो अलग बात है, लेकिन ये शक पैदा करे। मैं आपको एक पुरानी याद दिला दूं, जब 2014 में मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तो अलग अलग चैनल पर उनका इंटरव्यू चल रहा था, मुलाकात साक्षात्कार दिया जा रहा था। तो मेरा ख्याल है शायद दूरदर्शन को उनका एक लंबा इंटरव्यू था, तो उस इंटरव्यू में मोदी जी को अहमद पटेल के बारे में पूछा गया, क्योंकि मोदी जी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अहमद पटेल जो सोनिया गांधी के सलाहकार हुआ करते थे वो भी बेसिकली गुजरात के ही कांग्रेस नेता थे, गुजरात से लोकसभा पर चुनकर आते थे और गुजरात से ही राज्यसभा में चुनकर आते थे। तो जब अहमद पटेल के बारे में मोदी जी को पूछा गया कि आपके अहमद पटेल से कैसे रिश्ते हैं, तो बड़ी आसानी से मोदी बोल गए, अरे अहमद पटेल तो हमारे अच्छे दोस्त हैं, हम मित्र हैं, अलग अलग पार्टी में हो गए, एक दूसरे के खिलाफ राजनीति जरूर करते लेकिन दोस्त है। हम गुजरात में अहमद पटेल को बाबू भाई बोलते हैं, बस इतना ही निकल गया। लेकिन वो इंटरव्यू पब्लिक होने के बाद अहमद पटेल इतने घबरा गए, वो बाहर आकर चिल्ला चिल्ला कर अलग अलग चैनल को बाइट देकर बोलने लगे कि मैं मोदी का दोस्त कभी भी नहीं था, मोदी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, गुजरात की राजनीति में भी मैं मोदी के सामने कभी नहीं था, ना साथ था ना खिलाफ था, हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। ये चिल्ला चिल्ला कर अहमद पटेल बोलने लगे। क्यों बोलने लगे? क्योंकि उनको डर था कि मोदी से दोस्ती, ये जो बात मोदी जी ने इंटरव्यू में बोल दी है, उससे अगर सोनिया गांधी के मन में शक पैदा हो गया कि ये मोदी के साथ मिला हुआ है तो अपनी तो पोजीशन खराब हो जाएगी। इससे अहमद पटेल डरे थे और इसलिए हमारा कोई दुश्मनी नहीं, ऐसी बात जो मोदी ने बोली थी उसके बाद खुले होकर मैं मोदी का दुश्मन हूं ये बोलने के लिए अहमद पटेल को मैदान में उतरना पड़ा था। शक दोस्तों सबसे बड़ा हथियार होता है, शक सबसे बड़ा हथियार होता है। तो वक्फ लॉ जो है उसके बारे में मोदी जी ने जो संशोधन का बिल लाया है उसका हमें हेतु समझना चाहिए, उसका उद्दिष्ट लक्ष्य समझना चाहिए।
उसका लक्ष्य वक्फ में संशोधन करना, बदलना इतना नहीं है, वो तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा लक्ष्य, अगर टारगेट क्या है, निशाना क्या है, तो मुस्लिमों के मन में बाकी सब जो सेक्युलर पार्टियां हैं उनके बारे में शक पैदा करना, और उसी शक के कारण हिंदू वोट बैंक में भी, या हिंदू जो वोटर है उसके मन भी आशंका आनी चाहिए, और बाकी सब सेक्युलर पार्टियां हे एंटी हिंदू है, ऐसी उनकी इमेज इमेज बनाने के लिए, प्रतिमा बनाने के लिए ये सब चल रहा है, ऐसे मैं मानता हूं। और इसमें क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, जितना वोटर, मुस्लिम वोटर इससे डरेगा, उतना वो कांग्रेस को ताकत देगा, कांग्रेस को और शक्तिमान बनाएगा। लेकिन अगर शक्तिमान बनाएगा, कांग्रेस के झोले में ही मुस्लिमों के सब वोट जाने लगे, तो उतने मुस्लिमों के वोट बाकी सेक्युलर पार्टियां उनसे घटते जाएंगे। बंगाल में ममता की ताकत घटेगी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश की ताकत घटेगी, क्योंकि उनके वोट, मुस्लिम वोट है, वो तो कांग्रेस के पास चले जाएंगे, क्योंकि हम मुस्लिमों को मोदी के खिलाफ लड़ना है, मोदी की लड़ाई ऑल इंडिया है। तो उत्तर प्रदेश की लड़ाई अलग होती है और ऑल इंडिया लड़ाई अलग होती है। तो मुस्लिम वोटर अगर हर सेक्युलर और लिबरल पार्टी छोड़कर कांग्रेस के साथ चला जाएगा, तो उन पार्टियों को तो नुकसान होगा। लेकिन इसी कारण से हिंदू मन में भी चलविचल पैदा होती है। मतलब साफ है दोस्तों, मतलब इतना ही है कि जो कुछ चल रहा है उससे मुस्लिम कांग्रेस के साथ जाएगा, ना कांग्रेस से टूटेगा। ममता, अखिलेश कितना भी प्रयास करे, लेकिन अगर वो कांग्रेस के साथ मोदी के खिलाफ खड़े होते हैं तो उनका मुस्लिम वोट टूटेगा, कांग्रेस से के साथ जाएगा, और वो मुस्लिम वोट फिर कांग्रेस से टूटना मुश्किल हो जाएगा। मतलब साफ है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस से ना टूटेगा, लेकिन हिंदू वोट इन सब के खिलाफ जुटेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। वह संशोधन कानून जो बिल है, उसका मुझे यही हेतु लगता है, यही उद्देश्य लगता है। अगर उसी दिशा में मोदी जी चल रहे हैं, तो उसके पीछे और एक प्लान हो सकता है। वो प्लान क्या हो सकता है, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आज यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।